स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। वी कैन फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। इसको समझने के लिए हमने गैल्वेनिक सेल लिया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो रिएक्शन हुआ उसको दिखाया गया, रिडक्शन हाफ सेल में जो रिएक्शन है इसको बताया गया। हमने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और इधर लिया हुआ हमने रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन होता रहेगा तो जिंक सॉलिड जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट होते रहेंगे। इसका मतलब है जिंक 2+ आयन की कंसंट्रेशन ऑक्सीडेशन हाफ सेल में धीरे धीरे इंक्रीज करती रहेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि एनोड का जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको बताया हुआ है, एनोड का पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से रिडक्शन के दौरान कॉपर 2+ आयन कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होते रहेंगे। इसका मतलब है कॉपर 2+ आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल धीरे धीरे कम होता रहेगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे जिंक एनोड और कॉपर कैथोड दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा इक्वल। इस कंडीशन को बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो ईएमएफ होगी सेल की वो हो जाएगी 0 के बराबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ईएमएफ क्या है? ईएमएफ इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, और कैथोड एनोड दोनों का पोटेंशियल बराबर है, तो ईएमएफ हो जाएगी 0। और जो कंसंट्रेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ आयन एक्वस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ आयन एक्वस। अब हम इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ आयन। हमने बोला इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया है तो ई सेल हो गया 0 के बराबर, तो ये 0 हो गया। तो उस कंडीशन पे हम ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरह से? ई नॉट सेल इक्वल हो जाएगा कि जो पूरी टर्म है ये उस तरफ आ जाएगी। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF लॉग KC। KC क्योंकि KC इस कंसंट्रेशन के बराबर है, इसलिए हमने इसकी जगह लिख लिया KC। अब हम RT और F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन N लॉग KC। यहाँ से हम लॉग KC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉग KC इज इक्वल टू N ई नॉट सेल अपॉन 0.059। KC हमें क्या बताता है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अगर KC की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब है कि रिएक्शन का एक्सटेंट ज़्यादा है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सेल पोटेंशियल से हम गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रेडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो इलेक्ट्रिक करंट पास करके, सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करके वर्क करता है। ठीक है, और तो हम बोल सकते हैं कि जो वर्क इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कर रहा है वो डेल्टा RG के बराबर है। डेल्टा RG क्या है? इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल के बराबर है और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल N फैराडे चार्ज को इलेक्ट्रिक सर्किट में पास कर रहा है, तो मैक्सिमम वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितना हो जाएगा? मैक्सिमम वर्क डन इज इक्वल टू NFE सेल। एक चीज हमें क्लियर है कि जब भी सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करता है तो वर्क नेगेटिव होता है। इस केस में सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और सराउंडिंग में वो करंट पास कर रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो वर्क कर रहा है वो वर्क कैसा होगा? नेगेटिव, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। डेल्टा RG नॉट इज इक्वल टू W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल। माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि सिस्टम जो है वो सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है। हम यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए रिलेशन है डेल्टा RG नॉट इज इक्वल टू माइनस RT नेचुरल लॉग K। ये जो इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट की हमने, इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। अगर डेल्टा RG की वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए नेगेटिव आती है, इसका मतलब वो रिएक्शन कैसा है? स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से केमिकल चेंज आ जाएगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में या किसी भी रिएक्शन में केमिकल चेंज आ जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस।
पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वो है इलेक्ट्रोलिसिस। जिस कंटेनर में इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। थोड़ा सा प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक या तो ग्लास का बना होना चाहिए या किसी ऐसे मटेरियल का बना होना चाहिए जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया और 2 इलेक्ट्रोड्स इसमें डिप कर दिए। इलेक्ट्रोड्स को बैटरी की टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट हुआ है उसको हम बोलेंगे एनोड। नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट हुआ है इलेक्ट्रोड उसको हम बोलेंगे कैथोड। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड और कैथोड पे जो चार्ज होगा वो अपोजिट होगा किसके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे नेगेटिव होता है और कैथोड पे पॉजिटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जब हमने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया तो इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव केटायन और नेगेटिव एनायन में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। और जब हम यहाँ से बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होगा, जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं वो अपोजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। मतलब कैटायंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे और एनायंस एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो आयंस की मूवमेंट हो रही है इस मूवमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्शन। जब आयंस इलेक्ट्रोड पे आ गए और न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो गए तो जो न्यूट्रल प्रोडक्ट जो बना उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं प्राइमरी चेंज। आयंस मूव करके इलेक्ट्रोड पे आए और वहाँ पे न्यूट्रल हो गए, तो जो फर्स्ट चेंज जो हुआ, जो न्यूट्रल हो गए, इस फर्स्ट चेंज को बोलते हैं हम प्राइमरी चेंज। कई बार जो है वो प्राइमरी चेंज का प्रोडक्ट स्टेबल होता है, लेकिन काफ़ी बार प्राइमरी चेंज का प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता। तो जो प्राइमरी चेंज का स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, जो अनस्टेबल है, वो सेकेंडरी चेंज में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम थोड़ा एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल हमने लिया मोल्टन NaCl। NaCl है, मोल्टन है, तो उसमें Na+ और Cl नेगेटिव आयंस हैं। कैथोड पे क्या होगा, सोडियम प्लस आयंस जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे और सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो सोडियम सॉलिड है ये प्राइमरी चेंज का प्रोडक्ट आ गया और ये स्टेबल प्रोडक्ट है। एनोड पे क्या होगा, Cl नेगेटिव आयन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे एनोड के ऊपर और Cl न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो न्यूट्रल Cl बना ये प्राइमरी चेंज का प्रोडक्ट है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। 2 Cl न्यूट्रल आपस में रिएक्ट करके Cl2 गैस बना देंगे। तो जो Cl2 गैस यहाँ पे बन रहा है ये है सेकेंडरी प्रोडक्ट और ये स्टेबल है। अगर हम एक्वस NaCl लेते हैं, ये मोल्टन NaCl था, मोल्टन NaCl में कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट हो गया और एनोड पे Cl2 गैस लिबरेट हो गई। अगर हम एक्वस NaCl लेते हैं तो एक्वस NaCl में कैथोड के ऊपर 2 आयंस जा सकते हैं, एक है सोडियम आयन और दूसरा है हाइड्रोजन आयन H+ आयन। दोनों के बीच में कंपटीशन होगा और इन दोनों में से H+ आयन की जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, वो जाएगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम आयन के रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा है। सोडियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल -2.72 वोल्ट है और H+ का रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट ज़्यादा है -2.72 से। तो कैथोड के ऊपर H+ आयन जाएंगे। H+ आयन मिलते हैं हमें वाटर से, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा H2O प्लस, उसने इलेक्ट्रॉन लिया और वो हाफ H2 गैस में कन्वर्ट हो गया, साथ में OH नेगेटिव बन गया। मतलब एक्वस NaCl के केस में कैथोड के ऊपर सोडियम नहीं H2 गैस बनेगी, सोडियम नहीं डिपॉजिट होगा, H2 गैस बनेगी। और एनोड के ऊपर वही रिएक्शन जो ऊपर हुआ था, Cl नेगेटिव जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और हाफ Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक्वस NaCl में एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट होगी, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक है, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करके देख के अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। थैंक यू।